अच्छा, टॉपिक का नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इस पे एक एग्जाम्पल है। अगर आप लोग ये एग्जाम्पल कॉपी कर लें तब तक, ताकि टाइम ज़ाया ना हो, और फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या सीन है। सही है? तो मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, आप ये कॉपी करें। मुझे याद दिला देना रिकॉर्डिंग को। वो मैं पॉज कर रहा हूँ तो मैं रिज्यूम कर लूँ जब मैं स्टार्ट करूँ। सही है? प्लीज़ ये कॉपी करें। डेटा रिज्यूम कर लेते हैं। हाँ। अरे भाई उन्हीं यार, तुम तो एएस हो यार। एएस के बच्चे इस क्लास में क्या कर रहे हैं? उन्हीं भी ए टू की क्लास है बेटा। तुम लोगों की 9 बजे होती है और 11 बजे होती है। रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ, वो देख लेना। कोई बात नहीं, सॉरी नहीं, मैं सॉरी बोल रहा हूँ। मैंने टाइमिंग चेंज की हुई है क्योंकि वो ए टू की क्लास भी दोपहर में रखनी होती है। ये लोग सुबह सुबह उठते नहीं 8 बजे। उस वजह से टाइम टेबल आगे पीछे हो गया थोड़ा सा। बट मैं रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ उस पर। सही है? मुझे खुद भी नहीं उठना होता ना, मुझे आप लोगों का भी ख्याल है और अपना भी है, इस वजह से। अच्छा, तो बॉस बेसिकली देखो, थोड़ा सा मैं इस पे वापस आता हूँ। अगर जो कॉपी कर रहा है वो फिर कॉपी कर ले। देखिए, थोड़ा आपको ये समझा देता हूँ कि ये 4 टॉपिक्स हैं जो अब हम स्ट्रेट ऑर्डर में करेंगे। इसमें से अभी मैं पहले आपको ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करा रहा हूँ। आपके पेपर में जो 6 सवाल होते हैं उसमें से जो आखिरी 2 सवाल होते हैं वो इन 4 टॉपिक्स में से आते हैं। ठीक है? मतलब जो टू 1/3 हो गया बेसिकली आपका पेपर, वो इन 4 टॉपिक्स में से आता है। 150 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें से 50 मार्क्स इन 4 टॉपिक्स में होते हैं। ठीक है? दिस इज द सेक्शन बी ऑफ द पेपर। ओके? तो उसमें जो एक एक टॉपिक है जो सबसे ज्यादा एएस से कनेक्टेड है, उसका नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो इसलिए मैं पहले आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करा रहा हूँ। दैट्स द ओनली रीजन व्हाई आई एम डूइंग दिस फर्स्ट। ओके? नाउ अब हम वापस चले जाते हैं सवाल पे, और इस बात पे चले जाते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होती क्या है। तो देखें, एएस लेवल में आपने एक टॉपिक पढ़ा था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एक बहुत ही पुराना मेथड है जो 200-300 साल से चल रहा है। उसको ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल कॉस्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है ना, वो उसी का एक थोड़ा सा बेहतर वर्जन है, या उसका मॉडर्न वर्जन है। इट्स लाइक द मॉडर्न वर्जन ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ओके? अब हमारे पेपर में जो सवाल आते हैं उसमें 90% ऑफ द सवाल इसी तरह आते हैं कि वो आपसे पहले कन्वेंशनल तरीके से काम करवाता है, मतलब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तरीके से, और फिर वो आपको बोलता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करो। तो ये जो मैंने एग्जांपल बनाई है, ये मुझे आप इसमें और भी आपको मैं डेटा दूंगा अभी, बट आई होप आपने यहाँ तक कॉपी कर लिया होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पहले रिकैप कराता हूँ। ठीक है? कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता था, तभी आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग समझ आ सकता है, क्योंकि ये उसका एक बेहतर वर्जन है, एक मोर मॉडर्न वर्जन है। सही है? तो एक एग्जांपल मैंने बनाई कि भाई एक फैक्ट्री है जिसमें 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक्स वाई और जी। ओके? और मैंने आपको ये बता दिया कि उन प्रोडक्ट्स में कितना मटेरियल लगता है, कितनी लेबर लगती है, कितने मशीन आवर्स लगते हैं, और उनकी डिमांड कितनी है, लाइक हम कितना बनाना चाहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक्स में मैंने आपको बताया कि मटेरियल लगता है $16 एक यूनिट पे, लेबर लगती है $14 एक यूनिट पे, मशीन आवर्स लगते हैं 2, और इसके यूनिट्स होते हैं 3000। ठीक है? इसी तरह वाई का डेटा दिया हुआ है, जेड का डेटा दिया हुआ है। फिर मैंने आपको ये बता दिया कि इस फैक्ट्री के जो टोटल ओवरहेड्स हैं, ओवरहेड्स क्या होते हैं? ओवरहेड्स वो कॉस्ट होती है जो डायरेक्ट ना हो, मतलब जो उस प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिकली ना हो, तीनों के लिए कॉमन हो। जैसे फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री की मशीन की डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री के बिजली का बिल, सुपरवाइजर की कॉस्ट, ये सब ओवरहेड्स के अंदर शामिल होता है। ठीक है? तो मैंने आपको ये बता दिया कि पूरे साल के जो ओवरहेड्स हैं, पूरे साल के जो ओवरहेड्स हैं वो $87,000 हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप टोटल कॉस्ट निकालो हर प्रोडक्ट की यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग,
अगर ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड यूजिंग मशीन आवर्स, तो कैसे करेंगे? हमें बेसिकली, और ये एएस लेवल के कोर्स का हिस्सा है बट खैर हो गई अगर आपको याद नहीं है, हमें इस 87,000 में से पता करना है कि कितना कितने डॉलर एक एक्स पे जाएंगे, फिर कितने डॉलर एक वाई पे जाएंगे और कितने डॉलर एक जेड पे जाएंगे। तो कैसे पता करें कि ये $87,000 किस तरह डिवाइड किया जाए? उसने हमें बता दिया है कि मशीन आवर्स के हिसाब से डिवाइड करो। तो एनी आइडिया व्हाट आई शुड डू? किसी को याद है कि क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में? वेरी गुड, ओएआर का सहारा लेंगे, जबरदस्त। तो ओएआर निकाल लेंगे हम। तो कैसे निकालेंगे ओएआर? नहीं, ये नहीं कर सकते। मतलब 2/9 इंटू 87,000 अगर आप करोगी ना, तो आप इंडिविजुअल मशीन आवर के रेशो में डिवाइड कर रही हो, वो गलत है। क्योंकि बेटा सबकी सबकी क्वांटिटी जो है ना वो अलग डिफरेंट है। मतलब यू कैन नॉट डिवाइड इट इन द रेशियो ऑफ 2:3:4, बिकॉज इसमें 3,000 यूनिट्स हैं, इसमें 5,000 यूनिट्स हैं, और इसमें 2,000 यूनिट्स हैं। अगर इनकी वेटेज सेम होती ना तो फिर हम मैथमेटिकली डिवाइड कर सकते थे। मलिया, मेरी बात समझ आ रही है? मलिया एंड मदिया बोथ। तो I cannot just do in the ratio of 2:3:4. What I have to do is there are two ways of doing it. If you want to do it through the ratio, वो भी allowed है करना, उसमें कोई मसला नहीं है, बट उसमें टाइम ज्यादा लगता है अगर आप रेशियो को यूज करते हो। टाइम खैर उतना ही लगता है। एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि हम ओएआर से करेंगे, और ओएआर से करने का मतलब भी रेशियो यूज करना ही है। ये मैं आप लोगों को एक दफा दोबारा रिकैप कराऊंगा तो आपको याद आ जाएगा, मैंने एएस में आप लोगों को अच्छी तरह पढ़ाया था। तो खैर हो गई। देखो, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, और हम क्या कर सकते हैं, हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं जिसमें हम बोल सकते हैं टोटल ओवरहेड्स, और उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल मशीन आवर से। अब इसमें जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं, जो कुछ ए ग्रेडर्स भी गलती कर देते हैं, क्या कि वो 9 से डिवाइड कर देते हैं। हाँ, सो यू डोंट, हाँ हाँ एग्जैक्टली उसी तरह करना है, बट वो ओएआर आपके लिए वो बेहतर कर देगा। अभी आप सुनो मदिया मेरी बात, आपको 9 से डिवाइड नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको पहले टोटल मशीन आवर्स निकालने पड़ेंगे। तो आप लोग बताओ टोटल मशीन आवर्स कैसे निकलेंगे? आप में से कोई और बताए। देखो, इसके टोटल मशीन आवर्स 6,000 है, हमें हमें इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप लोग मेरी बात समझ रहे हो बाकी सब? हाँ, इसके मशीन आवर्स 15,000 है। हाँ बिल्कुल। और इसके मशीन आवर्स 8,000 हैं। तो बिल्कुल शायान जावेद, हमारे जो टोटल मशीन आवर्स बनेंगे वो 29,000 बनेंगे। राइट? सही है। तो बिल्कुल आदम, हमारे टोटल ओवरहेड्स बेटा 87,000 है। इसको डिवाइड किया जाएगा विद 6,000 प्लस 15,000 प्लस 8,000। तो ये कहानी ना पर आवर पे आ जाएगी। जब कहानी पर आवर पे आ जाएगी ना, ये पर यूनिट, बिल्कुल पर यूनिट, हर चीज पर यूनिट है ना, ऊपर लिखा हुआ है अपना मोहित, ये पर यूनिट देख। सॉरी गंदी राइटिंग है मेरी, बट पर यूनिट। हाँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इससे होगा क्या कि हमारे पास जो आंसर आएगा, हमारे पास जो आंसर आएगा बेटा, वो आ जाएगा $3 पर मशीन आर। सही है। ये $3 पर मशीन आर अब हमारे किस काम का है? अब अगर हमें पता चल गया कि $3 पर मशीन आर है, तो अब किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना आसान हो गया। मतलब अगर मुझे एक्स की टोटल कॉस्ट निकालनी है, अगर मुझे एक्स की टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो एक्स की जो टोटल कॉस्ट है ना, मैं यहाँ पे करता हूँ। देखो, अगर मुझे बेटा एक्स की, और कौन सा प्रोडक्ट है, वाई है, और है आई गॉट जेड, राइट? टोटल कॉस्ट जो होती है ना, वो होती है डायरेक्ट कॉस्ट प्लस ओवरहेड। तो बेसिकली देखो, डीएम, डीएल और ओवरहेड्स। डीएम और डीएल तो हमें क्वेश्चन में पता है कि ये 16 है, ये 4 है। मशीन आवर जो है ना वो, एग्जैक्टली मशीन आवर जो है वो कॉस्ट नहीं होती है। मशीन आवर इसलिए दिए हुए होते हैं ताकि हम ओएआर को इस्तेमाल करके कॉस्ट निकाल सकें। आप लोग समझ रहे हो? मतलब ये मशीन आवर इसलिए दिए हैं ताकि मैं ये निकाल सकूं कि इस पे एक्चुअली $6 लगेंगे, क्योंकि एक मशीन आवर के $3 लगाने हैं। तो 2 मशीन आवर के हम कितने डॉलर लगाएंगे? तो ये होगा 3 × 2 विच इज 6। तो इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? आप लोग बता सकते हो एक्स की टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? तो एक्स की टोटल कॉस्ट आ जाएगी 36, बिल्कुल। वाई के लिए क्या करें? वाई के लिए जरा बताओ क्या करें? वाई का मटेरियल 20 है, वाई की लेबर 30 है।
बट y में 2 घंटे के बजाय 3 घंटे लग रहे हैं। और देखो हमने जो 1 घंटे का रेट निकाला हुआ है वो 3 है, और y में 2 घंटे नहीं लगते हैं, y में 3 घंटे लगते हैं। तो अगर y में 3 घंटे लगते हैं तो 3 × 3 अगर मैं करूंगा, 3 × 3, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा? मेरे पास आंसर आ जाएगा 9। तो ये हो जाएगा 59 टोटल हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही है। व्हाट अबाउट z? व्हाट अबाउट z? z जो है वो है 32, फिर 36, और z में क्योंकि क्योंकि z में 4 घंटे लग रहे हैं, आप ये देख रहे हो z में 4 घंटे लग रहे हैं, तो जो z की कॉस्ट आएगी वो 4 × 3 विच इज 12। तो ये आंसर आ जाएगा 80, राइट? मैं आपसे वैसे ही पूछ रहा हूं, अगर मैं ये करता हूं 6 × 3000, 9 × 5000 एंड 12 × 2000, कोई मुझे बता सकता है कि इसका टोटल कितना आना चाहिए? बगैर कैलकुलेट करे, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आया तो आप मुझे डायरेक्ट बताओगे जी। बिल्कुल, इसका टोटल आ जाएगा क्या? 87,000। जबरदस्त। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने इस $87,000 को के हिस्से कर दिए हैं। बेसिकली हमने क्या किया, हमने बोला है इस $87,000 में से एक यूनिट ऑफ एक्स के लिए $6 है, और सारे एक्स मिलके $18,000 के ओवरहेड्स को बर्दाश्त करेंगे। इसी तरह जो y है वो मिलके 45,000 के ओवरहेड्स को बर्दाश्त करेगा। 87 में से 45,000 तो y बर्दाश्त कर रहा है, और z जो है वो 24,000 बर्दाश्त करेगा। दिस इज ऑल्सो सेइंग दैट आई हैव डिवाइडेड 87,000 इन द रेशियो ऑफ मशीन आवर्स। जो इनके मशीन आवर्स थे ना, हमने अगर 87,000 को उसी रेशियो में डिवाइड कर दें तो यही आंसर आएगा। फिर उसको आप यूनिट से डिवाइड करके ये निकाल सकते हो, मतलब वो तो आपकी मर्जी है, आप कैसे करो। बट समझ आ गया कि OAR से करने से फायदा ये होता है कि हमें एक दफा रेट निकालना पड़ता है। हमने एक दफा रेट निकाला, जैसे ही रेट निकल गया हम फिर उस रेट को अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए हम रेट को उसकी जो मशीन आवर्स हैं उससे मल्टीप्लाई करके हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। तो इज दिस क्लियर? ये आपकी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है बेटा, सही है। तो ये हमारा पार्ट ए का आंसर है। क्या चीज बेटा? कि ये 87,000 क्यों आता है ये बताऊं? देखो आंसर तो ये है, जब ये मैंने इसको ना, मैं कह रहा हूं अगर मैंने पर यूनिट कॉस्ट निकाल ली है बात, तो अगर मैं उसको उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूं तो एंड में टोटल 87,000 ही आना चाहिए ना, क्योंकि हमने ये 87,000 को ही बेसिकली एलोकेट किया हुआ है, जिसमें से कुछ कॉस्ट एक्स पे गई है, कुछ वाई पे गई है, कुछ जेड पे गई है। तो ऑल आई एम सेइंग बेटा कि क्योंकि ये पर यूनिट कॉस्ट है, सही है, कि एक यूनिट में $6 के ओवरहेड्स लगेंगे, एक यूनिट ऑफ वाई में $9 के ओवरहेड्स लगेंगे, एक यूनिट ऑफ जेड में $12 के ओवरहेड्स लगेंगे। तो मैं सिर्फ उसको रिकनसाइल कर रहा हूँ, ये करना जरूरी नहीं था, ये तो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए कर रहा था। हम यहाँ पे रुक सकते हैं, हमारे पार्ट ए का आंसर आ गया 36, 59, 80। बट मैं वैसे ही समझाने के लिए बता रहा था कि यार अगर एक यूनिट ऑफ एक्स में बेटा $6 लगते हैं, तो क्योंकि हमने 3,000 एक्स बनाने हैं पूरे साल में। एक बार समझ आ रही है मेरी बात? देख, इसकी क्वांटिटी 3,000 है, इसकी क्वांटिटी 5,000 है, सवाल में दी हुई है, इसकी क्वांटिटी 2,000 है। तो मैं सिर्फ इस बात को टैली कर रहा हूं कि यार अगर इसमें एक में 6 लगते हैं तो 3,000, मतलब इस 87,000 में से $18,000 एक्स ले गया, और $45,000 वाई ले गया, और $24,000 जेड ले गया। वाई सबसे ज्यादा डॉलर क्यों लेके जा रहा है? उसके दो रीजन है कि एक तो वाई की क्वांटिटी सबसे ज्यादा है, तो क्योंकि वाई की क्वांटिटी सबसे ज्यादा है तो द मोस्ट कॉस्ट इज बीइंग एलोकेटेड टू वाई, बिकॉज इट इज यूजिंग द मोस्ट मशीन आवर्स। बट अगर पर यूनिट में देखो तो जेड पे सबसे ज्यादा कॉस्ट एलोकेट हो रही है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है कि एक वाई पे सिर्फ $9 लग रहे हैं, और एक जेड पे $12 लग रहे हैं, और एक एक्स पे $6 लग रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? कोई मुझे समझा सकता है? Why is it happening that one X is only being charged 6? नहीं, it's not because of DMDL at all. DLDM का तो चक्कर ही नहीं है. It's because of hours. It's because Z takes the most time. देखो Z को एक Z बनाने में ना 4 घंटे लगते हैं। ये तो देखो क्वेश्चन के अंदर ही आपको नजर आ रहा होगा। कुछ मेरी बात समझ आ रही? तुम लोगों को ऊपर से जा रहा है। एक Z को बनाने में देखो 4 घंटे लगते हैं, एक X को बनाने में 2 घंटे लगते हैं। तो
जितनी देर में एक Z बनता है ना, उतनी देर में 2 X बन जाते हैं। हाँ, ये बात समझ आई? जितनी देर में एक Z बनता है उतनी देर में 2 X बन जाते हैं। तो उसकी वजह से अगर तुम देखो तो Z को जो कॉस्ट चार्ज हो रही है ना ओवरहेड्स की, मैं से अभी DMDL की तो बात ही नहीं कर रहा बेटा। DMDL तो उनका डायरेक्ट खर्चा है ना, वो तो प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि आप उस पर क्या मटेरियल लगाते हो, किस तरह की लेबर लगाते हो। मैं तो बात कर रहा हूँ बिजली, पानी, गैस, रेंट, उन चीजों की। तो Z में ज्यादा क्यों लग रहा है, X में कम क्यों लग रहा है? क्योंकि Z सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है, और जो प्रोडक्ट ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर, हम वी एंड अप चार्जिंग मोर कॉस्ट टू दैट प्रोडक्ट, क्योंकि हम ये अजम्पशन ले रहे हैं कि जो हमारे ओवरहेड्स हैं वो मशीन आवर्स के साथ प्रोपोर्शनल है। असली में नहीं होते। जैसे कि रेंट, रेंट का मशीन आवर से ताल्लुक नहीं है। तुम समझ रहे हो, रेंट लगेगा आप मशीन आवर इस्तेमाल करो या ना करो। लेकिन बिजली का जैसे ताल्लुक है, सुपरविजन का ताल्लुक है। अगर एक प्रोडक्ट को बनने में 4 घंटे लगते हैं, एक प्रोडक्ट को बनने में 2 घंटे लगते हैं, सुपरवाइजर का ज्यादा टाइम कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहा है बताओ? 4 वाला, क्योंकि उसको उसको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मोस्ट ऑफ द कॉस्ट इज लीनियर विद मशीन आवर्स। इवन रेंट जो है ना, रेंट, वो भी मेरे हिसाब से मशीन आवर से चार्ज करना गलत नहीं है। क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट को ज्यादा देर लगती है तो डोंट यू थिंक वो फैक्ट्री की ज्यादा कैपेसिटी यूज कर रहा है? अगर फैक्ट्री 8 घंटे के लिए खुलती है और एक प्रोडक्ट को बनने में 4 घंटे लगते हैं, तो वो तो सिर्फ 2 बन सकेंगे ना पूरे पूरे दिन में। आप लोग मेरी बात समझ रहे हो? तो जो प्रोडक्ट देर लगाता है उसको रेंट भी ज्यादा चार्ज करना चाहिए हमें, क्योंकि वो प्रोडक्ट मेरी फैक्ट्री में ज्यादा देर के लिए है और मैं फैक्ट्री का ही रेंट दे रहा हूं ना। तो इस वजह से बोला ये जाता है कि आवर्स या जो टाइम है ना, टाइम, वो ओवरहेड्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट मेथड है टू टू फिगर आउट कि कितने लगाने चाहिए। ठीक है? कुछ चीजें तो बिल्कुल ही आवर्स के हिसाब से चलती है, जैसे बिजली। आप मुझे बताओ, 4 घंटे वाला ज्यादा बिजली खाएगा, 2 घंटे वाला? हाँ, या 3 घंटे वाला? 4 घंटे वाला ना। तो इस वजह से जो ओवरहेड की कॉस्ट है वो सारी घंटों के हिसाब से चार्ज की जाती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। ठीक है? जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो हमारा आज का टॉपिक है, वो इसका भी बाप है। वो ये बोलता है कि यार घंटों से भी बेहतर एक तरीका है करने का, अपने ओवरहेड्स को चार्ज करने का घंटों से भी बेहतर तरीका है। लाइक देयर इज अ बेटर वे देन मशीन आवर्स एंड लेबर आवर्स टू चार्ज दीज ओवरहेड्स ऑन टू प्रोडक्ट्स। बट वो जो मेथड है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, उसका प्रॉब्लम ये है कि वो एक एक्सपेंसिव अप्रोच है। उसके लिए जो डेटा जमा करना होता है ना, वो बड़ा मुश्किल काम होता है। तो उसमें टाइम भी लगता है और पैसे भी लगते हैं। आपको सीनियर लेवल के अकाउंटेंट चाहिए होते हैं जो आपको आपके ओवरहेड्स को ब्रेकअप करके दें। हमें एग्जाम में क्योंकि डेटा दिया हुआ होता है तो हमें सिर्फ उसको अप्लाई करना आना है। मैं आपको लेकिन प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि हर कोई एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज नहीं करता है। ज्यादातर जो छोटे बिजनेसेस होते हैं वो एब्जॉर्प्शन पे ही काम चला लेते हैं। वो कहते हैं यार आवर्स, बस आवर्स अच्छे होते हैं। ठीक है? लेकिन जैसे कोका कोला हो गई, पेप्सी हो गई, ये बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अब इस्तेमाल नहीं करती हैं। वो कहती हैं यार ये इसमें इनएक्यूरेट आंसर आता है। वो ये कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की जगह एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करो। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करने के लिए ना हमें कुछ डेटा चाहिए होता है। तो मैं आपको इसी क्वेश्चन की एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कराऊंगा, बट आपको पार्ट बी पहले कॉपी करना पड़ेगा। जैसे आपने पार्ट ए कॉपी किया ना, यहाँ तक ये पार्ट ए का आंसर है, यहाँ तक सब क्लियर हो ना? पार्ट बी में आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी जरा प्लीज। तो ये डेटा जब आप लिख लोगे तो फिर हम बात करते हैं इसके बारे में कि होता क्या है। मैं आपको साथ साथ आप लिखते भी जाओ, मेरी बात भी सुनते रहो, मैं पढ़ भी देता हूँ उसको। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह दिया हुआ होगा। आपको अपने ओवरहेड्स को डिवाइड एक्टिविटीज में नहीं करना होगा, एग्जामिनर आपको करके देगा। तो जैसे कि मैंने क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। द ओवरहेड्स ऑफ 87,000, वो जो 87,000 के ओवरहेड्स है ना, आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग एक्टिविटीज। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में बेटा हमें करना क्या होता है, हमें जो अपनी ओवरहेड्स है ना उनको डिवाइड करना होता है इनटू के वो ओवरहेड्स किस काम पे लगते हैं। जैसे कि इसने इस फैक्ट्री में ना टोटल 5 एक्टिविटीज हैं। ठीक है? एक्टिविटी मतलब प्रोसेसेस। ठीक है? जैसे कि प्रोडक्ट बनाने का एक प्रोसेस ये है कि पहले आपको मशीन को सेटअप करना होता है। तो इन्होंने इस बात का अंदाजा लगाया कि जो $87,000 हैं उसमें से $15,000 इस वजह से लगते हैं क्योंकि हमें मशीन को सेटअप करना होता है।
तो मशीन को सेटअप करते वक्त जो बिजली लगती है, जो भी कॉस्ट लगती है, वो सब मिला के 15,000 है। मैं आपको पहले थ्योरेटिकली बात ये बताना चाह रहा था कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट कि how much exact cost I incur in setting up the machine. But for the sake of argument, let's assume that these guys have figured it out कि $87,000 में से $15,000 मशीन को सेटअप करने में लगते हैं, $14,500 मशीन को ऑपरेट करने में लगते हैं, ये मैंने लिखा हुआ है मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिर $10,000 प्रोडक्ट की पैकिंग करने में लगते हैं, ये भी एक एक्टिविटी है। $20,000 जब पैक हो जाते हैं तो जो ऑर्डर्स आते हैं, ऑर्डर्स को हैंडल करने में लगते हैं, जैसे कि कस्टमर सर्विस, फोन वोन उठाना, लोगों को सामान पहुंचाना, ऑर्डर्स को हैंडल करना, उसकी लॉजिस्टिक्स। ओके, ये चीज क्या होती है हमें वैसे इसका कोई जानने में कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये एक्टिविटीज आपको दी हुई होंगी। आखिरी कॉस्ट है कंपोनेंट हैंडलिंग कॉस्ट। किसी को पता है कंपोनेंट क्या होता है? किसी ने ये वर्ड सुना है कंपोनेंट या कंपोनेंट? आप लोगों को तो हाँ पेपर में भी बोलते हो ना, ये एक कंपोनेंट में ए आ गया, एक कंपोनेंट में बी आ गया। तो कंपोनेंट का बेसिकली मतलब होता है हिस्से, ठीक है, पार्ट्स। ओके, तो जैसे प्रोडक्ट्स बनते हैं ना बेटा, तो उसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे सेलफोन जो बनता है, आपके ख्याल से पूरा सेलफोन एक साथ बनता है, या डू यू थिंक स्क्रीन अलग बनती होगी और उसका वो प्रोसेसर अलग बनता होगा, कैमरा अलग बनता होगा, फिर उसको वो क्या कर देते हैं, असेंबल कर देते हैं। तो एक सेलफोन जो है वो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। इसी तरह कोई भी प्रोडक्ट हो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। तो कंपोनेंट्स को हैंडल करने की कॉस्ट, मतलब उनको स्टोर करना, उनको ये सही तरह रखना कि टूट ना जाए, उसकी कॉस्ट भी 27,500 है। सही है, ये मैंने आर्बिट्री नंबर्स डाले में, थोड़ी सॉरी ये थोड़ा रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे ही बस 87,000 को ब्रेक करना था 5 हिस्सों में, तो वो मैंने कर दिया। ठीक है, अच्छा, इनको क्या बोलते हैं? तो ये जो मैंने यहाँ लिखा है इनको हम क्या बोलते हैं? एक्टिविटीज। सही है, दीज आर व्हाट? एक्टिविटीज। सही है, हमने अपनी कॉस्ट को एक्टिविटीज में डिवाइड कर लिया है। ओके, इसके आगे जो मैंने ब्लू से लिखा हुआ है, ये मेरी राइटिंग बहुत खराब है, मैंने लिखा हुआ है ड्राइवर। सही है, तो ये अपना ये वो वाला ड्राइवर नहीं है। सही है, ये ड्राइवर का मतलब क्या चीज उस एक्टिविटी को ड्राइव करती है। जैसे कि मशीन सेटअप इज ड्रिवन अपॉन नंबर ऑफ सेटअप्स। जितने ज्यादा सेटअप्स होंगे साल में, उतनी ज्यादा मशीन की सेटअप कॉस्ट होगी। तो ये एक्टिविटी जिस चीज पे डिपेंडेंट होती है उसको ड्राइवर बोलते हैं। सही, इस चैप्टर में। ओके, ये आपको दिया हुआ होगा, ये क्या है? ये एक्टिविटी है, ये उसका ड्राइवर है, मतलब उसकी बेसिस है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या बोलती है कि हर पूरे ओवरहेड्स का ड्राइवर कौन है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या बोलती है? इन सारे ओवरहेड्स का ड्राइवर कौन है? एक ही ड्राइवर है इनका, और वो है मशीन आवर्स। सही है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमने ये बोल दिया था कि ये पूरे के पूरे ओवरहेड्स आर ड्रिवन बाय मशीन आवर्स। मशीन आवर्स के हिसाब से हमने इन सारे ओवरहेड्स को डिवाइड किया था, याद है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये बोलती है कि आप ओवरहेड्स को एक्टिविटीज में डिवाइड करके उनके हर एक्टिविटी का ड्राइवर ढूंढो। जैसे मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट का ड्राइवर मशीन आवर्स है। या एग्जैक्टली बिल्कुल। देखो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ना हम ओवरहेड्स पे फोकस करते थे, हम खर्चे पे फोकस करते थे, हम खर्चा होने की रीजन पे फोकस नहीं करते थे। देखो इससे ये डिफरेंस है, हम उसमें बोलते थे यार रेंट है। सही है, इट इज सिमिलर बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। वहां पे हम बोलते थे यार बिजली की कॉस्ट, रेंट की कॉस्ट, सुपरविजन की कॉस्ट। We were not talking about a process in the production. We were talking about the cost in itself. सही है, but here we are talking about an activity, and the data is divided into activities for you. Okay, so all I'm saying is जो भी जिसकी एक्टिविटी होती है उसका आपको ड्राइवर भी दिया हुआ होगा। अब करना कैसे, पहले ये सुन लो। ऑर्डर हैंडलिंग कॉस्ट है, कंपोनेंट हैंडलिंग कॉस्ट है। तो difference is under absorption costing you were taking all the overheads, and you were dividing them via one base which was machine hours. आपने बोला था ये सब कुछ मशीन आवर पे डिपेंडेंट है। यहां पे आप ये बोल रहे हो कि मशीन सेटअप पे डिपेंडेंट है, ये इस 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 पे डिपेंडेंट है। तो आप लोग बताओ, अगर आप लोगों ने कॉपी कर लिया तो मैं फिर इसके आगे बढ़ता हूँ। ये जो है ना, ये यूनिट्स लिखे हुए मैंने, वैसे
ये यूनिट्स हैं 3000, 5000, 2000. I'll tell you how will we actually use this data. Yeah, I'm waiting, don't worry. ओके, आर यू गाइस डन? अच्छा जी, सो बेसिकली जो डिफरेंस है अब वो ये है कि एक तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल डिफरेंस है. देखो, हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर निकालते हैं ओएआर, जिसका नाम होता है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट. यहाँ पे हम वही ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ही निकाल रहे होते हैं, बट उसका जो नाम है थोड़ा सा चेंज हो जाता है. इधर इधर इसको बोला जाता है एक्टिविटी ड्राइवर रेट. सो ओएआर की जगह ये बन गया है एडीआर. एंड द डिफरेंस इज, आप हर एक्टिविटी का अलग रेट निकालोगे. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने ये कॉपी किया हो, हम ये बोलेंगे कि यार पहले हमने क्या किया था, पूरे के पूरे 87,000 को मशीन आवर्स से, टोटल मशीन आवर्स से डिवाइड कर लिया था. अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, अंडर एबीसी कॉस्टिंग व्हाट वी डू इज, ये जो 87,000 का ब्रेकअप है, हम हर ब्रेकअप का अलग रेट निकालेंगे. जैसे कि बेटा मशीन सेटअप, इफ यू टॉक अबाउट मशीन सेटअप, तो मैं यहाँ पे पहला एडीआर निकालूंगा किसके लिए, मशीन सेटअप के लिए. तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, बिल्कुल जिस तरह ओएआर था. ओएआर में आपने न्यूमरेटर क्या लिया था, पूरा 87,000. मैं कह रहा हूं इसके अंदर आप न्यूमरेटर 87,000 की जगह कितना ले लें, 15,000. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर में लिया 15,000. इसको डिवाइड किससे करूं, हमने वैसे तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सारे ओवरहेड्स को मशीन आवर्स पे ले लिया था. इसके अंदर आपके ख्याल से क्या करना चाहिए, इसने यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि मशीन सेटअप शुड बी डन ऑन नंबर ऑफ सेटअप्स, राइट. सो आई हैव टू सी दैट पूरी फैक्ट्री में कितने सेटअप्स लगेंगे. तो आप मुझे बता सकते हो कि पूरे साल में हम फैक्ट्री में कितने सेटअप्स यूज कर रहे हैं. आई थिंक द आंसर शुड बी 15. किसी को पता है क्यों 15? जी, बिकॉज देखें, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कह रही थी ये सब मशीन आवर पे डिवाइड कर दो, बट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये कह रही है कि हर चीज को मशीन आवर पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. सेटअप को सेटअप से करो, ऑपरेटिंग कॉस्ट को मशीन आवर से करो, पैकिंग को ऑर्डर से करो, ऑर्डर को ऑर्डर से करो, और कंपोनेंट को कंपोनेंट से करो. तो जो मशीन सेटअप है वो हमने नंबर ऑफ सेटअप से करना है. नीचे जो डेटा दिया हुआ है उसमें आने आपको बताया हुआ है कि एक्स को 3 सेटअप चाहिए,
Y को 3 सेटअप चाहिए और Z को 9 सेटअप चाहिए। अच्छा, क्या ये सेटअप पर यूनिट है या ये टोटल है? अगर ये पर यूनिट होते तो फिर मुझे पता है क्या, मुझे 3 इंटू 3000, 3 इंटू 5000 एंड 9 इंटू 2000 करना पड़ता। बट बिकॉज ये इसके आगे आप देख रहे हो पर यूनिट लिखा हुआ नहीं है। अगर इसके आगे पर यूनिट लिखा हुआ नहीं है तो उसका पता है क्या मतलब है। और वैसे भी सेटअप पर यूनिट कभी भी नहीं हो सकता। हम कोई जहाज नहीं बना रहे कि एक यूनिट बनाने में 3 दफा सेटअप करना पड़ेगा। तो 3 सेटअप का मतलब ये है कि जो एक्स की क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस करनी है वो सारी क्वांटिटी 3 सेटअप्स में प्रोड्यूस होगी। वाई की भी क्वांटिटी 3 सेटअप्स में प्रोड्यूस हो जाएगी। लेकिन जेड की क्वांटिटी के लिए हमें 9 सेटअप्स की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है जेड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट हो। तो जो हमने पूरे साल में $15,000 सेटअप पे लगाने हैं उसमें से टोटल 15 सेटअप होने हैं। डू यू अंडरस्टैंड? तो इसका जो रेट निकलेगा वो ऐसे निकलेगा, 15,000 को आप 15 से डिवाइड करोगे। जब आप 15,000 को 15 से डिवाइड करोगे, इसको लिखेंगे कैसे? आई एम मोर इंटरेस्टेड इन लिखेंगे कैसे, क्या लिखूं? सिर्फ 1000 नहीं लिख सकता। एक तो पहली बार $1000, क्योंकि $15,000 को डिवाइड किया है ना दूसरा। तो $1000 आगे क्या लिखूं? पर मशीन आर। गुड, पर मशीन सेटअप या पर सेटअप, सिंपली पर सेटअप। जी जी। 9 setups needed to make 2000 units of Z, 3 setups needed to make 5000 units of Y, and 3 setups needed to make 3000 units of X. Because वो होगा ना, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन होगी। मुझे तो नहीं पता कि क्यों Y की ज्यादा क्वांटिटी बन रही है 3 सेटअप में। मे बी इट्स एन इजियर प्रोडक्ट, मे बी इट्स मेड इन बिगर बैचेस, दिस इज मेड इन स्मॉलर बैचेस। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है मदिया? तो यहां तक ठीक है। $1000 पर सेटअप, इज दिस क्लियर? तो ये मशीन सेटअप का एडीआर है कि जब भी एक दफा मशीन सेटअप होगी हम $1000 उस प्रोडक्ट को चार्ज कर लेंगे। ये हमारा रेट है। ओके, इसी तरह फिर अगर हमारी जो अगली कॉस्ट है उसका नाम है मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो मैं यहां लिखता हूं मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट। मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए अगर आप देखो तो इसकी कॉस्ट है 14,500। सही है। मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट का ड्राइवर कौन है? इसका ड्राइवर कौन है? इसके ड्राइवर को बुलाओ। हाँ बताओ, मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट का ड्राइवर कौन है? इसका ड्राइवर है मशीन आवर्स। ठीक है। तो प्लीज प्लीज 9 से डिवाइड मत करना। 9 से मत ये नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको अभी समझाया था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी, आई कैन नॉट जस्ट डू 2 + 3 + 4, क्योंकि ये पर यूनिट है और हमें हमेशा टोटल से डिवाइड करना होता है, क्योंकि ये भी टोटल है। टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं। सही है, क्योंकि ये भी पूरे साल की कॉस्ट है। तो एग्जैक्टली 29,000 से डिवाइड करेंगे। और इट्स गुड कि आपने 29,000 कैलकुलेट नहीं किया। आपको याद, मतलब पिछले पार्ट में अगर 29,000 था तो अभी भी 29,000 ही होगा ना। इट जस्ट दैट पिछले पार्ट में सारे के सारे ओवरहेड्स 29,000 पे एब्जॉर्ब हो गए थे। अब क्या हो रहा है, सिर्फ उसमें से एक हिस्सा, उसमें से एक हिस्सा जो है उसका आई थिंक कोई अराउंड 20% हिस्सा जो है वो मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो आवर्स के हिसाब से हो रही है। तो हमारे जो मशीन आवर्स हैं वो 29,000 है। क्यों? बिकॉज हम ये करेंगे 2 इंटू 3000, 3 इंटू 5000 एंड 4 इंटू 2000। तो 6000, 15,000 एंड 8,000। यू रिमेंबर ये चीज हमने पहले भी करी थी। तो ये कितने थे? 29,000 मशीन आवर्स। तो इसका आंसर कैसे लिखूंगा, कोई मुझे बता सकता है? मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट का हमारा क्या रेट है कि किसी भी प्रोडक्ट में अगर मशीन ऑपरेट तो होगी, तो अगर वो प्रोडक्ट 1 घंटा यूज करेगा तो हम चार्ज सिर्फ कितना करेंगे? अगर वो प्रोडक्ट 1 घंटा यूज करेगा तो हम चार्ज करेंगे $0.5। $0.5 पर मशीन आर। पहले हम $3 चार्ज कर रहे थे, अभी हम $0.5 कर रहे हैं। ऐसा क्यों? हाँ, पहले 3 कर रहे थे, अब आधा कर रहे हैं। कोई बताए क्यों? नहीं, एक तो वो है, पहले सारे के सारे ओवरहेड जो हैं जी, पहले सारे के सारे ओवरहेड्स उसी मशीन आवर के रेट पे मिले हुए थे। अभी इसके अंदर जी, अभी इसके अंदर सिर्फ ऑपरेटिंग की कॉस्ट है ये मोर एक्यूरेट। एंड बिकॉज जो बाकी कॉस्ट है वो दूसरे तरीके से चार्ज होगी। जैसे मशीन सेटअप की कॉस्ट अब सेटअप के हिसाब से चार्ज होगी, इसी तरह पैकिंग की कॉस्ट अब ऑर्डर के हिसाब से चार्ज होगी। तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। अच्छा खैर, पैकिंग कॉस्ट का एडीआर निकालते हैं। बताइए पैकिंग कॉस्ट का जो एडीआर है वो क्या है? पैकिंग कॉस्ट का एडीआर, एक सेकंड होल्ड
हाँ जी, सो पैकिंग कॉस्ट जो है बेटा वो हमारी है $10,000 की, राइट। तो इसको मैं किससे डिवाइड करूं, कोई मुझे बता सकता है? पैकिंग कॉस्ट को किससे डिवाइड करूं? युसरा कह रही है 5, यश ने भी बोला 5, नदिया भी 5। 5 क्यों? क्योंकि एक्स के दो ऑर्डर हैं, हमने नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे करना है। एक्स के दो ऑर्डर हैं, वाई का एक ऑर्डर है, जेड के दो ऑर्डर हैं। तो अगेन ऑर्डर्स आर नेवर पर यूनिट। ऐसा थोड़ी हो सकता है एक यूनिट एक्स का दो लोगों ने ऑर्डर कर दिया। ये जो 3,000 एक्स हैं ये हमने दो ऑर्डर्स में बेच दिए। और वाई में तो क्या हुआ, एक ही ऑर्डर, एक ही बंदा आया, वो हमसे सारा वाई ले गया, सही है। और जो जेड है वो भी हमने दो ऑर्डर में बेचा, 1,000 करके या इस तरह करके। तो हमारी कॉस्ट क्या आएगी? जबरदस्त युसरा, किस तरह? इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 क्या है? 2 + 1 + 2 है ना, 2 + 1 + 2। तो 5 से हमने डिवाइड किया इसको, तो ये आ गया क्या? 2,000 पर ऑर्डर, सही है। तो ये पैकिंग की कॉस्ट है ऑर्डर के हिसाब से। आपको बात समझ आ रही है? अगर ज्यादा ऑर्डर्स होते तो ये फिर कॉस्ट और ज्यादा ऑर्डर्स पे स्प्रेड होती। अभी ये पूरे साल में हमें, आई नो मैंने थोड़ा सा अनरियलिस्टिक क्वेश्चन बना लिया है जल्दी जल्दी में, सुबह सुबह बना रहा था तो, बट बात तो समझ आ गई ना भाई। टोटल 5 ऑर्डर आए हैं पूरे साल में, टोटल इनके पास 5 ऑर्डर आए हैं, ओके। इसी तरह चौथी कॉस्ट है ऑर्डर हैंडलिंग कॉस्ट। ऑर्डर हैंडलिंग कॉस्ट ये भी क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे ही हो रही है, तो आई कुड हैव कंबाइंड दीज टू आल्सो, बट बिकॉज एग्जामिनर ने अलग अलग एक्टिविटीज दी हैं तो हमें भी अलग अलग करना चाहिए। तो ये भी नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे ही हो रही है। तो ये 10,000 की जगह ये 20,000 है ऑर्डर्स को हैंडल करने की कॉस्ट। तो ऑर्डर्स को हैंडल करने की कॉस्ट किस तरह आएगी बताओ? 20,000 को किससे डिवाइड करूं? टोटल ऑर्डर साल के कितने हैं? हाँ, पूरे साल में 5 ऑर्डर है ना, 2 1 2, बिल्कुल। तो ये हमने लगा दी कितनी? 4,000 हर ऑर्डर, हर ऑर्डर पे 4,000, है ना। अब जो आखिरी कॉस्ट है वो कौन सी है? ये कंपोनेंट हैंडलिंग कॉस्ट। ये हमने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के हिसाब से बांटना है। बट प्रॉब्लम क्या है कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स उसने उसने ये नहीं बोला है कि 3,000 एक्स में 3 कंपोनेंट्स हैं। आप समझ रहे हो, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो है वो पर यूनिट ही होंगे। अगर थोड़ा समझ के करोगे ना तो एग्जामिनर कभी कभी अगर आगे पर यूनिट नहीं भी लिखे तो मैं तो ये बोलूंगा यार, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कैन नेवर बी इन टोटल अनलेस इट्स अ बिग क्वांटिटी गिवन। जैसे अगर 4,000 लिखा हो तो मैं बोल सकता हूँ हाँ यार ये टोटल कंपोनेंट्स की बात कर रहा होगा, लेकिन ही कैन नॉट टेल यू कि यार 3,000 यूनिट्स में 3 कंपोनेंट्स होंगे। यार 3,000 यूनिट्स में कम से कम 3,000 कंपोनेंट्स तो होंगे ना, एक कंपोनेंट तो होता ही है। अगर एक वन पीस में भी प्रोडक्ट बनता है तो हम बोलते हैं इट्स वन कंपोनेंट। इसी तरह वाई में 4 कंपोनेंट्स हैं और जेड में 2 कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट डिफिकल्ट टू हैंडल है बताओ? एक्स, वाई या जेड? एक एक्स में 3 है, एक वाई में 4 है, एक जेड में 2 हैं। वाई, राइट, बिकॉज वाई में 4 कंपोनेंट्स हैं। 4 कंपोनेंट्स वाला प्रोडक्ट बनाने में ज्यादा खर्चा लगता है क्योंकि उसमें हो सकता है सुपरविजन भी ज्यादा लगती हो, इनकी ये लॉजिक्स होती हैं। तो टोटल कंपोनेंट्स कितने आ रहे हैं? आप लोग कह रहे हो 33,000 आ रहे हैं। या सो इट विल बी लाइक $0.83 पर कंपोनेंट आई थिंक। हाँ, बस पर कंपोनेंट ना, पर नॉट कंपोनेंट पर यूनिट, यू शुड जस्ट से पर कंपोनेंट। बिकॉज व्हाट विल वी डू, विल से देखो ये है, इसके इतने कंपोनेंट्स हैं, इसके इतने कंपोनेंट्स हैं, तो इसमें 9,000 कंपोनेंट्स लगते हैं, इसमें 20,000 कंपोनेंट्स लगते हैं और इसमें 8,000 नहीं, है ना, हाँ 8,000। नहीं, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा? 3 × 3,000 इज 9,000, 4 × 5,000 इज 20,000, हाँ 2 × 2,000 इज 4,000। क्या हो गया मुझे? 2 × 2,000 इज 4,000, तो ये बन जाता है 33,000। तो पूरे साल में हमें 33,000 कंपोनेंट्स को हैंडल करना होगा, ये मानते हो? पूरे साल में हमें 33,000 कंपोनेंट्स को हैंडल करना है, भले वो एक्स के हो, वाई के हो या जेड के हो, राइट। और पूरे साल की कंपोनेंट को हैंडल करने की कॉस्ट है 27,500। तो हम उसको पर एक पे लेकर आ रहे हैं ताकि जब भी हमें प्रोडक्ट को कॉस्ट करना हो हम उसको उसके कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करके उसकी कॉस्ट निकाल लें। तो ये क्या होगा बताओ? इसका नाम क्या था? कंपोनेंट हैंडलिंग कॉस्ट।
और वो आएगी कंपोनेंट हैंडलिंग कॉस्ट आएगी 27,500 डिवाइडेड बाय 33,000। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा $0.833। मैं 0.83 कर देता हूं, बट इसको आगे क्या लिखूं, पर आवर नहीं, पर कंपोनेंट, हाँ कंपोनेंट, कंपोनेंट पर कंपोनेंट। सो पर कंपोनेंट और पर कंपोनेंट जो आपने बोलना है। तो बेसिकली ये 5 रेट्स हमने निकाल लिए हैं। सॉरी टाइम खत्म हो गया, तो इसको कल कंटिन्यू कर लेंगे। अब इन 5 रेट्स को यूज करते हुए हमें कॉस्ट भी निकालनी होगी, जो ज्यादा एक्यूरेट कॉस्ट होगी। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग देखो इजी था, उसमें हमें क्या करना था, बस एक ही दफा रेट को यूज करके हमने कॉस्ट निकाल ली थी यहाँ पे, अगर आप देखो। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हमें ये 5 रेट्स को इस्तेमाल करने में होगा कॉस्ट निकालने के लिए। हाँ ठीक है, श्योर, ओके ओके। वाई आंट वी, हाँ लंबी की थी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, वाई आंट वी मल्टीप्लाइंग द ऑर्डर्स विद यूनिट्स टू, बिकॉज बेटा द ऑर्डर्स आर ऑलरेडी टोटल ना। मैंने ये तो नहीं लिखा हुआ नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर यूनिट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैन नेवर बी पर यूनिट। आदम तू तो देख बिजनेस करने वाला बंदा है यार, एक यूनिट 2 दफा तो नहीं ऑर्डर हो रहा होगा ना। ये हमें एग्जामिनर बता रहे कि जो 3,000 यूनिट्स हैं, ये 2 ऑर्डर्स में हमने पूरे कर लिए। मतलब हो सकता है एक को 1,500 बेच दिए, दूसरे को 1,500 बेच दिए, और इस तरीके से 2 ऑर्डर में माल बेचा है हमने। वाई जो है हमने एक ऑर्डर में बेचा है। समझा बात या नहीं? अभी हमने रेट्स को यूज करके कॉस्ट नहीं निकाली है, वो हम कल निकाल लेंगे, अभी टाइम खत्म हो गया, तुम लोगों की भी क्लास होगी। तो चलो मिलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, एएस लेवल की क्लासेस शुरू हो रही हैं, मैं आप लोगों को ईमेल कर रहा हूँ, जिसने भी एक्सेल देना है तो वो बता देना मुझे फिर। ओके, बाय बाय, खुदा हाफिज।